हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सीपीसीटी एंड एमपी एग्जाम में। मैं प्रमोद आपका स्वागत करता हूं सीपीसीटी एंड एमपी एग्जाम में। तो आइए दोस्तों, कल हमने 15 क्वेश्चंस के समथिंग कर लिए थे और आज हम 16 नंबर के क्वेश्चन से आज की जो क्लास है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने 15 क्वेश्चन किए थे। कमेंट में आप लोग बताइए कल की क्लास हमारी कैसी रही, और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो हम ऐसे क्वेश्चन और भी लेकर आएंगे और इन्हीं के आधार पर हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे। और ये क्वेश्चन क्या हुए हैं एग्जाम में, पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उन्हीं के आधार पर आज की हम आप लोगों के लिए क्लास लेकर आए हैं। और मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और हमारे द्वारा जो पीडीएफ्स प्रोवाइड की जा रही हैं वो आपको वहीं पर ग्रुप में मिल जाएंगी। तो आइए आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं हम आज के क्वेश्चन से। और इसी के साथ साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए पढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे। मतलब वह ध्वनि हमें बताना है जिसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, जैसे कि वर्ण, स्वर, व्यंजन या फिर मात्रा। जिसमें स्वर हमारे क्या हो जाते हैं, ये सब हमारे स्वर हो जाते हैं। व्यंजन का वर्ग से स्टार्ट होते हैं। मात्राएं आप लोग जानते ही होंगे, जो स्वरों की जो मात्राएं होती है वो उन्हीं के आधार पर चलती हैं। बाकी इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वर्ण। वर्ण क्या होते हैं, इसके अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे हमने ये लिखा आ, तो इसके हम और अधिक अन्य टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ये अपना सेपरेट क्या रहेगा, आ ही रहेगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वर्ण। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा, वर्ण। वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके हम अधिक टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो आइए बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट 7वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे हम क्या कहते हैं। दंत्य, नासिक या मूर्धन्य या फिर अनुस्वार। तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो होगा दंत्य। दंत क्या होता है, जब भी हम दंत्य व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उस टाइम पर हमारे जो ऊपर के दांत हैं, दांतों पर जीभ टकराती है, तो वो हमारे दंत्य व्यंजन भी होंगे और दंत्य स्वर भी होते हैं। जैसे कि हमारा दंत्य व्यंजन कौन से होते हैं, जैसे कि दंत्य व्यंजन में आपको बता दूं ता, था, दा, धा, न, ये हमारे क्या हो जाते हैं, दंत्य व्यंजन हो जाते हैं। ये तावर्ग जो भी होता है ये दंत्य व्यंजनों के अंतर्गत आने वाला है। ठीक है ना दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पढ़ते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं हम अपना 18वें नंबर का क्वेश्चन। 18वें नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है। मतलब किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है। उपयोग में लाना, अनुपयोग में लाना, प्रयोग में लाना या फिर सदुपयोग में लाना। तो किसी भी वस्तु को व्यवहार में लाने का अर्थ है कि हम उसको प्रयोग में ला रहे हैं, ना कि उपयोग, अनुपयोग या फिर सदुपयोग। उसका हम क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तो इसका जो हमारा 18वें नंबर के क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि हम किसी भी वस्तु को व्यवहार में ला रहे हैं, इसका आशय ये है कि हम उसको प्रयोग कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के 19 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर का क्वेश्चन हम करते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है। इसमें ये बताना है स्वर और व्यंजन संबंधी इसमें अशुद्धि कौन से वाले ऑप्शन में नहीं है, ये पूछा गया है। तो आरोग्य, ईसाई, ऊर्जस्वी और लास्ट का जो हमारा ऑप्शन है वो है आतुशुक्य। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा जिसमें अशुद्धि नहीं है वो नहीं है ऊर्जस्वी में। मतलब जो ये लिखा है ऊर्जस्वी, इसमें हमारी कोई भी व्यंजन और स्वर से रिलेटेड अशुद्धि नहीं है। क्योंकि आरोग्य को हम कैसा लिखते हैं, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, आरोग्य ऐसा लिखा जाता है, ना कि वहाँ पर लास्ट में ये वाला इसमें गलत है। ईसाई शब्द को हम अगर लिख के बताएं तो ईसाई ऐसा लिखते हैं। ठीक है ना दोस्तों। बाकी ऊर्जस्वी हमारा सही लिखा गया है यहाँ पर। आइए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20वें नंबर के क्वेश्चन को करते हैं।
जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं। मतलब जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं। जो वर्ड पहले संज्ञा फिर सर्वनाम इसके बाद प्रत्यय जोड़ा जाए उनको हम क्या कहेंगे, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तदंतांत प्रत्यय, कृदांत प्रत्यय, संस्कृत प्रत्यय या फिर अन्य प्रत्यय। तो कृदांत प्रत्यय वो होता है जहां पर धातु प्लस प्रत्यय जोड़ा जाए, ठीक है ना, तो वहां पर कृदांत प्रत्यय होता है। यहाँ पर जब संज्ञा सर्वनाम और इसके बाद हम प्रत्यय शब्दों को जोड़ते हैं तो वहां पर हमारा कौन सा प्रत्यय होता है, तदंतांत प्रत्यय आ जाता है। तो आइए आगे चलते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन की ओर कि जिस समास में पूर्व पद गौण होता है तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहेंगे। मतलब जिसमें हम क्या कहेंगे, पूर्व पद हमारा गौण हो और सेकंड पद हमारा क्या हो, प्रधान हो, तो वह कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुषम समास। तो द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। इसमें क्या होगा, दोनों पद प्रधान होंगे, ठीक है ना दोस्तों, इसमें दोनों पद प्रधान होंगे। और बहुव्रीहि समास में क्या होगा, आप लोग ध्यान से गौर से सुनिएगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुव्रीहि समास में कोई अन्य पद प्रधान होता है, और द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है, और तत्पुरुषम समास में क्या होता है, प्रथम पद गौण होता है और द्वितीय पद क्या होता है, उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन की ओर। और आप लोगों को हमारी जो क्लास है, हमारे द्वारा पढ़ाई गई हिंदी है, वो आपको कैसी लगती है, क्लास हम कैसी पढ़ाते हैं, वो आप लोग कमेंट में ज़रूर हमको बताएं। और इसी के साथ साथ मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में जो हमने नंबर दिया है उस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करें, उस नंबर पर अपना नाम और ज़िले का नाम हमें ज़रूर सेंड करें। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विकारी सर्वनाम, अविकारी सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम, या फिर क्या बोलेंगे, संबंधात्मक सर्वनाम। तो इसको बोलते हैं हम संयुक्त सर्वनाम। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों से मिलकर बने हुए होते हैं उन्हें हम संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। आगे चलते हैं 23 नंबर के क्वेश्चन की ओर। जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहेंगे। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्वि अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, क्या बोला जाएगा इसको, बताइए दोस्तों आप आंसर में कमेंट में जरूर आंसर करिए। इसका क्या हो जाएगा कि जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उस क्रिया को कौन सी क्रिया कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जब भी क्रिया में कोई बात कही जाए और उसका फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। आगे चलेंगे। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संख्यावाची है, संबंधवाची है। देवी, देव और देव्य या फिर देवता। तो इसमें क्या बताना है, संबंधवाची जो शब्द है वो कौन सा है, देवीय शब्द इसमें क्या है, संबंधवाची दिया गया है। आगे चलेंगे। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे हम क्या कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसको हम क्या कहते हैं, फल, पक्ष, काल, भूतकाल या फिर वाच्य। क्या कहा गया है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के निष्पादन होने का ज्ञान प्राप्त हो वह क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है, हमारा सेकंड नंबर के ऑप्शन का आंसर सही हो जाएगा, काल कहलाएगा। आगे चलेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं। जो हम वाक्य में शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उनको जो सामंजस्य होगा उसको हम क्या कहेंगे, पद, क्रम बोला जाएगा, अन्वय, उद्देश्य या फिर विधेय।
तो ये विधेय आता है विशेषण के अंतर्गत। उद्देश्य आप लोग जानते ही हो, तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, अन्वय। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का परस्पर सामंजस्य हमारा क्या कहलाता है, अन्वय कहलाता है। पद क्रम वो होता है कि ये क्रम वाइज रूप में जब हम वर्णों को रखते हैं तो वो पद का क्रम होता है, ना कि अन्वय। सामंजस्य क्या होता है, अन्वय आता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है, उत्क्षिप्त, पार्श्विक, सघोष या फिर ऊष्म। प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं करता है तो वह सघोष वर्ण नहीं करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के हमारे कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक को छोड़कर। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये हमारे क्या होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद होते हैं। और कामता पास प्रसाद जो गुरुजी हैं उन्होंने भी यही भेद क्या बताए हैं, संज्ञा के बताए हुए हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। आगे चलते हैं। समान अधिकरण किस अव्यय का भेद है, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक या फिर विस्मयादि बोधक का। तो क्या पूछा गया है यहाँ पर कि समान अधिकरण किस अव्यय का भेद है। तो समान अधिकरण जो अव्यय का भेद है वो समुच्चय बोधक अव्यय का भेद है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी के साथ साथ मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस नंबर पर हमें अपना नाम और जिले का नाम जरूर सेंड करें। वहां पर आज से PDF मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात फिर से कहना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया हुए हैं वे हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना ना भूलें। आइए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, दीमक, रात, वर्षा या फिर विदुर। इसमें यह बताना है कि हमारा कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो हमारा जो विदुर शब्द दिया गया है वो यहाँ पर क्या है, पुल्लिंग शब्द दिया गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है वो हम यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलेंगे कल हम अपने इसी समय इसी टाइम पर। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।